हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने ताक्षणिक वेग और औसत वेग के भी बारे में बात की थी। तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे अपने को वापस सब चीज़ें याद आ जाए। तो मेन हमने क्या लिखा था, अभिक्रिया का वेग, या जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, अभिक्रिया की दर। तो इसका फॉर्मूला, इसकी परिभाषा क्या लिखी थी बेटा हमने, कि प्रति एकांक समय में, क्या बात की थी, प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की, प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हमने क्या नाम दिया था, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। फॉर्मूला क्या लिखा था, R। अब आपने सब पढ़ा कि अभिकारक की सांद्रता में सदैव कमी होगी, तो इसके लिए कैसा निशान लगाते हैं, माइनस का। उत्पाद की सांद्रता में सदैव वृद्धि होगी, तो इसके लिए प्लस का। सांद्रता को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, C से, क्या लगा दिया, कोष्टक। और सांद्रता में परिवर्तन के लिए डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो ये हमने अभिक्रिया के वेग का सूत्र लिखा, R बराबर, अगर अभिकारक लिखेंगे तो माइनस का निशान आएगा, उत्पाद के लिए लिखेंगे तो प्लस का निशान आएगा, और ऊपर आ जाएगा सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे आ गया परिवर्तन में लगा समय। इसके बाद हमने अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या लिखा था, अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में की थी। इसके बाद आज हम आगे शुरू करते हैं कि अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक की बातें बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में हो गई थी, तो उसके आगे अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन। अभिक्रिया की दर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि हमने लिखा एक अभिक्रिया, ए से क्या बना, बी, ए से क्या बना, बी बना। अब इसे हम अभिक्रिया के वेग या दर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे, अभिक्रिया के वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब देखो अभिकारक के लिए लिख रहे हैं, तो अभिकारक के लिए सदैव किसका निशान आएगा, माइनस का। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा। और किसकी सांद्रता, अभिकारक ए तो एक की सांद्रता बट्टा डेल्टा T बराबर। तो ये इस अभिकारक के लिए बात आ गई। अगर ये हमें R किसके लिए लिखना हो, उत्पाद के लिए, तो हमें पता उत्पाद होगी तो सांद्रता में सदैव क्या होगी, वृद्धि। तो किसका निशान आएगा, प्लस का। और इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ये हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। सीधी सी बात, आपके माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी अगर अभिक्रिया का वेग हम अभिकारक के लिए ज्ञात करेंगे तो सदैव निशान किसका आएगा, माइनस का। ये ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, और जो प्लस चिन्ह है वो किसके लिए आएगा, उत्पाद के लिए, जो ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हम आगे बात करें, अगर इस प्रकार से आ जाए कि A प्लस B, और इससे हमने क्या बनाया, C। अगर इसको मैं अभिक्रिया दर के रूप में प्रदर्शित करना, तो बेटा ध्यान रखना कि अभिक्रिया का जो वेग ज्ञात किया जाता है वो प्रत्येक अभिकारक के लिए अलग अलग होगा। तो इस अभिकारक के लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए सबके लिए अलग आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R बराबर ये दोनों अभिकारक है, तो ये अभिकारक तो किसका निशान माइनस डेल्टा ए
अपॉन डेल्टा टी बराबर। नेक्स्ट के लिए, इसके लिए लिखेंगे तो ये भी अभिकारक है, तो निशान किसका, माइनस का, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और सी के लिए लिखना तो हमें पता ही है उत्पाद है, तो निशान किसका आएगा, प्लस का, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने जो बात की है तो ये विशेष बातें आपको याद रखनी है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपने इस समीकरण के लिए क्या लिखा है, अभिक्रिया दर को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर इन समीकरण में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या प्रेजेंट हो, जिसको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो अब हम आगे बात करें कि अभिक्रिया दर की हम प्रदर्शन की बात कर रहे थे, तो हमें ये बात याद रखनी है, जैसे एक समीकरण में यहाँ लिख रहा हूँ कि 2a प्लस b क्या बन गया, 3c। तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ a के कितने अणु है, 2, b के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका कितना अणु होता है, 1, c के कितने अणु है, 3। तो ये जो संख्या आगे लिखी है, इन्हीं संख्या को हम स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। ये जो संख्या हमने लिखी है, इनको हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। और जब भी हम अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करेंगे तो याद रखना है, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है वो बट्टे में चला जाता है, भाग में चला जाएगा। कि जब भी किसी इक्वेशन में ऐसा लिखा हो, अगर वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक वहाँ उपस्थित है, तो हमें याद रखना है कि वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहाँ चला जाएगा बेटा, बट्टे में चला जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा कि R बराबर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, इस अभिकारक के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। अब मैंने कहा, क्या कहा कि अगर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है तो वो कहाँ आएगा, बट्टे में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2। तो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक जब भी किसी का आगे लिखा हो, जिसको आप अणुओं की संख्या या मोल की संख्या भी कहते हो, वो सदैव कहाँ लिखनी है, अभिक्रिया दर को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो बट्टे में जाएगा, भाग में जाएगा। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो 1 है, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, तो सीधा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब इसके लिए क्या लिखोगे, उत्पाद है तो प्लस का निशान, 3 कहाँ जाएगा, कमेंट से बता देना बेटा, 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से अगर किसी अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये आपने समीकरण पढ़ी होगी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की जब आप क्रिया कराओगे तो अमोनिया का निर्माण होता है। एक बात तो कि जब अभिक्रिया दर को हम प्रदर्शित करते हैं तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जो समीकरण है वो क्या होनी चाहिए, संतुलित समीकरण होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर इसका हमें अभिक्रिया दर के रूप में प्रदर्शित करना है तो कैसे लिखेंगे, R बराबर अभिकारक है तो किसका निशान, माइनस का, परिवर्तन के लिए डेल्टा। अब यहाँ ए बी के रूप में हमने सीधे जो अणु है वो लिखा है N2H2, तो सीधा ये लिखेंगे डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। अब इसके लिए भी किसका निशान आएगा बेटा, माइनस का निशान। अब स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है तो ये कहाँ जाएगा, बट्टे में, 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी बराबर। अब उत्पाद के लिए लिखेंगे तो अब समझ गए होंगे आप, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से आपके बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जब हम किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करेंगे तो जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होगा
स्टाइकोमेट्रिक गुणांक होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे, भाग में नीचे संख्या के रूप में वो आएगी। अब एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं, उससे कैसा भी समीकरण हो अगर हमें लिखना है तो हम उसी का अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करना हमें, जैसे एक समीकरण में लिख रहा हूँ अभिकारक ए का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक ए स्मॉल ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए अभिकारक बी का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक बी, सी का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक सी और डी का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक डी। एक सिंपल से मैंने इक्वेशन लिखी है कि अभिकारक ए का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक ए है, बी का बी, सी का सी और डी का डी स्मॉल एबीसीडी में। अगर इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया दर प्रदर्शित करनी हो तो हम कैसे करेंगे, आर बराबर ये स्टाइकोमेट्रिक गुणांक लिखा है स्मॉल एबीसीडी में जो भी मैंने लिखा है, तो क्या लिखेंगे -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर, इसके लिए -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। आगे क्या आ जाएगा, उत्पाद आ गया तो प्लस का निशान आ गया, +1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ क्या लिखेंगे, +1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से आप किसी भी अभिक्रिया की दर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से आपकी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी अभिकारक के आगे जो संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ मैंने स्मॉल ए और बी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, अभिकारक या उत्पाद के आगे जो संख्या लिखी जाती है उसको हम स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहेंगे और वो सदैव कहाँ आएगी, समझ गए आप। तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दर नियम या वेग नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखो, ये तो नॉर्मल बातें थी, यहाँ से आपको याद रखना है, समझना है कि टॉपिक की बात कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, दर नियम, वेग नियम, क्या लिखा है, दर नियम या वेग नियम। सबसे पहले इस नियम के लिए मैं कुछ बातें बता दूं। यह नियम क्या करता है कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सक्रिय सांद्रता जो अभिक्रिया में भाग लेती है, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाती है। और ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर स्टाइकोमेट्रिक गुणांक की घात लगाने पर प्राप्त व्यंजक के समानुपाती होता है और अभिक्रिया की कुल दर इन सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं यहाँ पे पहले, उसके बाद हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। कि यहाँ से लिख रहा हूँ कि सबसे पहले क्या कहते हैं कि यह नियम जो दर नियम या वेग नियम, वो हमें क्या बताता है, यह नियम अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है। ये क्या करेगा बेटा, यह नियम अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक की कौन सी सांद्रता, सक्रिय सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। अब देखो, इस नियम के लिए क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार
तो अब इस नियम की बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा इस नियम के लिए कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखा, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में प्रयुक्त, मतलब भाग लिया हो, अभिक्रिया में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर, प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर स्टोइकियोमेट्री गुणांक की घात लगाने पर प्राप्त व्यंजक के समानुपाती होती है। क्या लिखा मैंने कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग का मतलब R, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक की कौन सी सांद्रता, सक्रिय सांद्रता पर, प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की क्या लगानी हमें, घात। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की घात लगाने पर प्राप्त व्यंजक के समानुपाती होती है तथा अभिक्रिया का कुल वेग सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या कहा कि अभिक्रिया का कुल वेग सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दर नियम या वेग नियम किसे कहते हैं तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिख कर आना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार, फिर से रिपीट करूँ बेटा, याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको। तो इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की घात लगाने पर प्राप्त व्यंजक के समानुपाती होती है और अभिक्रिया का कुल वेग इन सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इसको हम एक समीकरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने यह लिखा कि एक सामान्य अभिक्रिया, क्या लिख रहा हूँ, ए बी क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो अभिकारक ए का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ए हो गया, बी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बी हो गया। इससे हमने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। अब इस समीकरण के लिए हमें दर नियम फॉलो करना, तो बड़े समीकरण को मैं थोड़ा यहाँ लिख दूंगी जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए कि हम एक सामान्य अभिक्रिया लिख रहे हैं, ए बी क्या लिखा है, उत्पाद। उत्पाद लिखा बेटा। अब देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी तो क्या है, आपके अभिकारक है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी इन अभिकारकों का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। अब आपने क्या कहा कि अभिक्रिया का वेग मतलब आर, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक, मतलब प्रत्येक अभिकारक के लिए अलग अलग होगा, तो यहाँ आर, दूसरी बार यहाँ लिख दिया, दो अभिकारक के लिए। तो प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता को रिप्रेजेंट दर्शाने का मतलब होता है जो अभिकारक होता है उसको आप एक स्क्वायर कोष्ठक के रूप में लिख देते हो। जैसे अभिकारक ए है तो अभिकारक ए की सक्रिय सांद्रता हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और इसके दोनों क्या लगा दिया, कोष्ठक ब्रैकेट। तो ये हो गई अभिकारक ए की सक्रिय सांद्रता। आगे क्या, सक्रिय सांद्रता पर
स्टाइकोमेट्रिक गुणांक की घात लगानी है। तो इस एक का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, ए, तो वो ए लगा दिया। तो क्या हो गया कि प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर स्टाइकोमेट्रिक गुणांक की घात लगाने पर जो व्यंजक, ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है कि क्या होता है समानुपाती, वो इसके समानुपाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर समानुपाती ए की पावर ए। इस प्रकार यदि मैं बी के लिए लिखना चाहूँ तो आर समानुपाती क्या होगा बेटा बी के लिए, बी की पावर बी। तो ये तो हो गया ए अभिकारक के लिए और ये हो गया बी अभिकारक के लिए। प्रत्येक अभिकारक के लिए हमने अलग अलग लिख दिया। फिर हमने लिखा था कि अभिक्रिया का कुल वेग इन सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अभिक्रिया का कुल वेग को हम किससे लिखेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आर इन सभी व्यंजकों के, ए की पावर ए और बी की पावर बी, इन सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, आर समानुपाती ए की पावर ए बी की पावर बी समानुपाती हो गया। अब हमें पता है कि अभिक्रिया का कुल वेग सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती है। अब हमें अगर समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई समानुपाती जो निशान है इसको हटाने के लिए हमें कोई ना कोई स्थिरांक रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर के ए की पावर ए बी की पावर बी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ से ये आपको लास्ट में फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि R बराबर के ए की पावर ए बी की पावर बी। अब बेटा अगर बाई चांस इस अभिक्रिया में हम ए की ए बी बी प्लस सी लेते तो सी एक और ऐड हो जाता। ये तो रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें क्या लिखी है, R क्या है, अभिक्रिया का वेग, के क्या है आपका वेग नियतांक, जिसको आप वेग स्थिरांक भी बोलते हो, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक है। और ये जो आपका ए और बी है वो क्या है, अभिकारक की सक्रिय सांद्रता, अभिकारक की सक्रिय सांद्रता। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में दर नियम या वेग नियम क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा टफ पड़ता है, लैंग्वेज आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैंने इसको इस प्रकार से लिखा कि अगर आप एक दो बार इसको लिखोगे और जो लिखा उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम चाहे तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि दर नियम या वेग नियम क्या है। सबसे पहले ये नियम हमें बताता क्या है, अभिक्रिया के वेग तथा उसमें प्रयुक्त जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है। इसके बाद इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग और उसमें ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिक्रिया में प्रयुक्त प्रत्येक अभिकारक की सक्रिय सांद्रता पर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक की जो हम घात लगाते हैं उस व्यंजक के समानुपाती होता है। और अभिक्रिया का कुल वेग, अभिक्रिया का कुल वेग इन सभी व्यंजकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद हमने एक थोड़ा सा व्यंजक प्राप्त किया था। तो आज का अपने ये ऑनलाइन